सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एनीगेड इमॉर्टल वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग को बताने जा रहे हैं कि लौंडा हमारा कितना ज़्यादा स्मार्ट है। आप सभी को पता होगा कि वार्निंग के अंदर में रूथलेसनेस है, पावरफुल है, सब चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लौंडे के अंदर की जो सबसे स्पेशल एबिलिटी लगती है वो है उसका दिमाग। जी हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, काम है, वो सभी सिचुएशंस को अच्छी तरीके से देखता है और उसके अकॉर्डिंग एक ऐसा डिसीजन लेता है जो कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता ही है। लेकिन अभी उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम लोग उस चीज़ के बारे में आशा कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग को पता चलेगा कि वार्निंग कितनी स्मार्टनेस के साथ यहाँ पे 3-3 से 4-4 लोगों को आराम से बीट कर देता है। बीट मतलब उनको फाइट में हराना नहीं होता, बल्कि किसी तरीके से फँसा देना। एंड मैं सच में यहाँ पे वार्निंग का फ़ैन बन गया, उसकी स्मार्टनेस का। तुम लोग भी बन जाओगे थोड़ी ही देर में, तो चलिए तुम्हें भी बना देते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर में एक काफ़ी इमोशनल पार्ट को कवर करने के बाद, मतलब रेड बटरफ्लाई की डेथ के बाद, हम लोगों को वांगली नज़र आता है कि वो फाइनली अब उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पर कई सारे कल्टीवेटर्स ऑलरेडी गैदर हो चुके थे, जिनमें वो ओल्ड मैन यूनक्वेजी, इसके साथ साथ क्यान फंग और भी कई सारे कल्टीवेटर्स आ चुके थे। तो वहीं पर सबसे लेट वांगली पहुंचता है। वांगली के पहुंचने के बाद ही वहां पे 3 कल्टीवेटर्स ने उसे पुकारा, जिनमें से एक बोलता है ब्रदर वांग, दूसरा बोलता है संगन्यू और तीसरा बोलता है वांगलिन। जो पहले बुलाता है वो ऑफकोर्स उसका दोस्त होगा जो कि था जाओ वुताई। इसके अलावा जो सेकंड आदमी बुलाता है वो क्यान फंग था। मतलब मुझे समझ आ रहा है कि जाओ वुताई उसका दोस्त है, वो उसको बुला सकता है, लेकिन क्यान फंग समझ नहीं आया। इसके अलावा वो जो तीसरा आदमी जिसने वालिन करके पुकारा, वो कोई और नहीं बल्कि हम लोग के यूनक्वेज जी थे। इस दौरान यहाँ पे वालिन थोड़ा सा चौंका, लेकिन वो फाइनली यूनक्वेज जी को देख के उस तरफ में चला जाता है। वालिन इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था जानने में कि आखिर यूनक्वेज जी अंदर एंटर कैसे किए, क्योंकि उसे पता है कि 4 सेकंड इमॉर्टल क्लैन वालों के पास में कई सारे टैक्टिक्स है, तो कुछ जुगाड़ लगाया होगा। लेकिन यहाँ पे वालिन जाके यूनक्वेज जी को एक वुडन कार्विंग देता है और कहता है सीनियर, आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल कर दिखाया। ऐसा कहते ही उस वुडन कार्विंग को देकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर साइड में जाके आराम से बैठ गया। बैठने के बाद ही उसे वहाँ पे वो ओल्ड मैन नजर आता है जो कि तुओसेन से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था। वो वार्निंग को देख के एक अजीब टाइप का स्माइल वहाँ पे करता है। तुम लोग को पता है ना, आजकल बुढ़े लोग जवान लोगों पे कुछ ज़्यादा ही एक मन डोल रहा है, पता है ना, उसी तरीके का उसने स्माइल दिया। इस चीज़ को देख के वहाँ पे वार्निंग सोचता है मैंने शायद से ये वाली स्माइल कहीं पर तो देखी है, लेकिन इस बुढ़े को कहीं नहीं देखा। इस बारे में कंफर्म था वो। काफ़ी देर दिमाग पर वो जोर डालने के बाद उसे फाइनली रियलाइज़ होता है कि ये जो स्माइल है वो किसी और से नहीं बल्कि तुओसेन से मिलती है। इस दौरान उसके पूरे के पूरे पास्ट हिस्ट्री, मतलब जो भी उसने एंशिएंट गॉड लैंड में किया, वो सभी चीज़ें उसे याद आने लगती है कि किस तरीके से वार्लिन ने वहाँ पे तुओसेन के एस्केप प्लान को पूरी तरीके से फेल कर दिया। इसके अलावा उसके पास में 2 चीज़ें थी, जिनमें से एक था इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज और दूसरा था इनहेरिटेंस ऑफ पावर। और वार्लिन ने वहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज को ऑब्टेन कर लिया, जिसके बाद उसे सभी की सभी इंफॉर्मेशंस मिल जाती है जो कि तुसी एंशिएंट गॉड ने अपने पास्ट लाइफ में किया था। मतलब वो किस तरीके से कल्टीवेट करता, कहाँ-कहाँ पे ट्रैवल किया, उसके पास में किस तरीके की पावर्स थी वगैरह-वगैरह, मतलब सभी तरीके की नॉलेज मिल जाती है। लेकिन उसके पास में पावर्स उसे नहीं मिल पाई, क्योंकि वो जो इनहेरिटेंस ऑफ पावर है वो तुओसेन के पास में ही छूट जाती है। एंड इसी इन्फॉर्मेशंस की वजह से वांग लिन अपनी ओरिजिनल बॉडी को एंशिएंट गॉड बॉडी कल्टीवेशन की तरफ में भेज पाया। इस दौरान यहाँ पे उसे पता था कि तुओसेन उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़का हुआ है, मतलब उसके साथ में लफड़ा हो सकता है। और इस स्माइल को देख के वो समझ गया कि इसका ज़रूर तुओसेन के साथ में कुछ लेना देना होगा। लेकिन इसी दौरान वो उसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि फिलहाल उसका जो फोकस था वो सिर्फ कल्टीवेशन प्लांट क्रिस्टल की तरफ में था। तभी वहाँ पे एक और कल्टीवेटर लास्ट में एंट्री मारती है, जो कि कोई और नहीं थी बल्कि एक महिला, यस, लियो में थी। एंड लियो में ऐसा करे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। सुनो क्या होता है। लियो में जैसे ही वहाँ पे अपियर होती है तो क्यान फंग उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि दोनों कंपेनियन है। और क्यान फंग सोचता है कि अब उसके जो सोल पीसेस है उसे ऑब्टेन करने का जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा बढ़ चुका है। पता है ना, दोनों कंपेनियन है, इसी वजह से वो वहाँ पे इतना ज़्यादा सोच रहा था। लेकिन लियो में पहले उससे नहीं बल्कि वांगलिन से मिलती है। एंड आई वाज शॉक्ड। वो धीरे धीरे करके वांगलिन की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर वांगलिन से बोलती है ब्रदर वांग। इस चीज़ को देख के वहाँ पर वांगलिन फिर से गुस्सा हो जाता, बोलता वहीं रुक जा, सामने मत आना वरना मुंह फाड़ दूंगा। लेकिन वो वहाँ पर कहती है क्या हुआ, आप इतने ज़्यादा पत्थर दिल कैसे हो गए, आप मेरी बात को सुनेंगे भी नहीं। इस चीज़ को सुनकर वांगलिन बोलता है पीछे रह जा, मैंने कह दिया ना एक बार। एंड मुझे पता है कि तुम भी कंफ्यूज हो जैसे मैं कंफ्यूज हो गया था। क्योंकि अगर तुम लोग एक एग्जांपल ले लो कि एक सो कॉल्ड हाईली रेप्यूटेड गर्ल है जो कि तुझे कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन जस्ट बाई चांस किसी भी वजह से तुम लोगों के बीच में संभव हो गया, तो वो लड़की तुझ पर चिड़चिड़ा जाएगी, तुझसे गुस्सा होकर दूर चली जाएगी, तुझे जान से मारने की धमकी देगी, लेकिन तुझसे आके दोबारा बात करेगी, वो भी इतनी प्यार से। ये चीज़ मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर ऑफकोर्स ल्यूमे के साथ में भी यही सीन था और मुझे समझ नहीं आता कि आखिर वो इतने प्यार से कैसे बात कर सकती है। उसे ऑफकोर्स वहाँ पे गुस्सा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रही थी।
उल्टा उसने यहाँ पर आके वांगलिन को इस बार ये कह दिया कि क्या आपके दिल में ली मुवान के लिए कोई इज्जत नहीं है। और यहाँ पर वो ऐसा कह के ये दिखाना चाहती थी कि अभी हाल फिलहाल में उनके बीच में जो सीन हुआ उस वजह से वांगलिन ने वहाँ पर ली मुवान को धोखा दे दिया है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पर वांगलिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कह देता है, मैं मानता हूँ कि तुम्हें लास्ट सोल्यूशन मिल चुका है जिस वजह से तुम्हारा डोमेन लास्ट सोल फॉर्मेशन पे पहुंच गया, लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें जान से नहीं मार सकता। ऐसा कहते ही वहाँ पे लियू में थोड़ी सी सहम गई एंड वो समझ जाती है कि अभी फिलहाल इनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इस वजह से वो वहाँ से चली जाती है। एंड वांगलिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बात की वो धमकी दे रहा था जो कि था 1 बिलियन सोल फ्लैग। इसी दौरान वहाँ पे वो जो भूकंप आया था उस वजह से वो जो बड़ा सा गोल्डन गेट है उसके ऊपर में कई सारे क्रैक्स अपीयर हुए। इसके बाद फिर से एक भूकंप आता है जो कि तकरीबन 60 सेकंड्स तक वहाँ पे कंटिन्यू रहता है। इसके बाद उस दरवाजे के ऊपर में और भी क्रैक्स अपीयर हो गए। जब यहाँ पे वो क्रैक्स अपीयर होते तो सब लोग बिल्कुल तैयार थे अंदर एंटर करने के लिए। उस क्रैक्स को वहाँ पर तोड़ना भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो दरवाज़ा अभी भी पूरी तरीके से नहीं खुला है और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे खोलने के लिए कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल का जो हार्ड है उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि किसके पास में है, ज़ूकुए जी के पास, जिसने उसे तोड़ दिया एंड फलाना ठिकाना। तो सभी लोग उस गेट के अंदर एंटर करने के लिए वेट कर रहे थे ताकि उन्हें वो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल मिले। कई लोगों को वो क्रिस्टल ही चाहिए और कई लोगों को उसके अंदर से उनका सोल पीस। तो उसके अंदर एंटर करने के लिए वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पे युनकुए जी से बिल्कुल भी वेट नहीं होता क्योंकि उसके पास में टाइम लिमिटेड है। तो वो वहाँ पे जाके कुछ स्पेल्स को क्रिएट करता है जिसके बाद वहाँ पर वो जो दरवाज़ा था उसके अंदर में एक बड़ा सा होल हो गया, एक वॉइड टाइप का, जिसके अंदर सभी कल्टीवेटर्स एंटर कर सकते थे। तो सबसे पहले कौन करेगा, जो सबसे सामने था, यानी कि युनकुए जी। युनकुए जी उसके अंदर में एंटर करता है। इसके साथ साथ वहाँ पे और भी कल्टीवेटर्स एंटर करने का ट्राई कर रहे थे। तभी वहाँ पे वो जो ओल्ड मैन यानी कि तूसिंग का जो मैसेंजर है उसने एक ही झटके में कुछ कल्टीवेटर्स को वहाँ पे मार दिया। चिंता मत करो, जान पहचान वाले एक भी नहीं थे। तो उनको मारने के बाद जो सेकंड आदमी उसके अंदर एंटर करता है वो था वो ओल्ड मैन। इसके बाद वहाँ पे एंटर करता है ज़ावुताई, जी, शिन और वांगलिन वगैरह और भी कई लोग थे। वांगलिन शायद से चौथे नंबर पर था। इसके साथ साथ ल्यूमिया, क्यानफंग वगैरह भी एंटर कर गए। जब सभी एंटर करते हैं तो वहाँ पे एक वास्ट एंडलेस सी था। सी समझते हो ना? हाँ, वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा सा समंदर था। उसके अंदर में सभी लोग काफ़ी तेज़ी से ट्रैवल करना शुरू कर दिया क्योंकि समंदर के अंदर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हॉराइजन, तुमको पता ना, जहाँ पे समंदर और आसमान एक साथ मिले उस जगह पर उन लोगों को एक बड़ा सा आइलैंड नज़र आता है जिसके पास में काफ़ी ज़्यादा गोल्डन रोशनी चमक रही थी। तो सभी लोग काफ़ी तेज़ी से जा रहे हैं। युनकुए जी, उसके पीछे में वो ओल्ड मैन, उसके साथ साथ कई सारे कल्टीवेटर्स। लेकिन यहाँ पे वांगलिन स्लो हो जाता है और पीछे की तरफ रुक जाता है क्योंकि उसे पता था कि इतनी नॉर्मली चीज़ें सुजाकू टाउन में बिल्कुल भी नहीं होती। और तुम लोग सोचो कि वांगलिन यहाँ पे स्मार्टेस्ट दिखा दिया सबसे पहला वाला, लेकिन यहाँ पे वांगलिन बेवकूफ़ बन जाता है क्योंकि उसने जो एक्सपेक्ट किया वैसा बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि उस सी के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी। सभी लोग जब उस आइलैंड के पास पहुँचते हैं तब जाकर वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक गोल्डन रोशनी चमकती है जिसके बाद उसके अंदर से एक आर्मर्ड आदमी बाहर आता है। वो एक आर्मर पहन के था, उसके हाथ में स्वॉर्ड वगैरह थी, लेकिन वहाँ पे कुछ भी उसके बॉडी के अंदर नजर नहीं आ रहा था। तुम लोगों ने कुछ आर्मर वाले टाइटन्स वगैरह देखे हैं ना, उस तरीके का था। जब सभी उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे तब वहाँ पे वो जो ओल्ड मैन है उसके साथ में जो मंकी है उन लोगों की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन युनकुए जी आगे था जिस वजह से उस ओल्ड मैन ने उस बंदर को घुमाया और फेंक दिया। ओल्ड मैन ने उस बंदर को फेंका जो कि युनकुए जी को भी पीछे करके सबसे पहले उस आइलैंड के ऊपर में पहुंच जाता है। लेकिन उसके पहुंचते ही वहाँ पे उस आइलैंड के अंदर कई चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हिलने लगता है। उसके अंदर से एक आर्मर्ड वाला आदमी, जो मैंने अभी भी बताया, वो अचानक से अपीयर होता है जिसके बाद उसने उस बंदर को पीछे की तरफ धकेल दिया। वो बंदर और वो आर्मर वाला आदमी जैसे ही उस आइलैंड से हटते हैं तो वो आइलैंड समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। इस चीज़ को देखकर सभी लोग वहाँ पे चौंके हुए थे क्योंकि वो जो आर्मर वाला आदमी था उसकी भी पावर्स बहुत ज़्यादा थी। एग्जैक्टली तो नहीं पता कि उसकी कल्टीवेशन क्या थी, लेकिन वो टेरिफाइंग ऑरा रिलीज कर रहा था। इसी दौरान वो तुवसिन का बंदर उस बुड्ढे के पास में वापस आया था। इस दौरान वहाँ पे सबसे सामने जो फंसा वो था युनकुए जी। उस आर्मर्ड आदमी ने सीधा युनकुए जी के ऊपर में हमला कर दिया और एक काफ़ी बड़ा सा स्वॉर्ड स्लैश सीधा युनकुए जी की तरफ पे बढ़ने लगता है। जिसके बाद युनकुए जी की भी पावर्स बहुत ज़्यादा है जिस वजह से उसने जैसे तैसे करके उस स्लैश को वहीं पर रोक दिया। रोकने के बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मतलब वो उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था लेकिन थोड़ा सा थक गया। इसे रोकने के बाद युनकुए जी वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं सोचता और सीधा समुद्र के अंदर डूब जाता है। डूब के वो साइलेंट का पीछा करना शुरू कर दिया। इसी दौरान यहाँ पे वो जो आर्मर्ड आदमी था उसने दूसरे आदमी के ऊपर में हमला किया जो कि था वो ओल्ड मैन और वो मंकी। उन दोनों के ऊपर में एक स्लैश करता है जिसके बाद वो दोनों अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके जैसे तैसे उस चीज़ को एंड्योर कर देते हैं। मतलब तुमको पता है ना, तू उनका मैसेंजर है, उसकी जैसी थोड़ी मोटी पावर्स को पोजेस तो करेगा ही, जिस वजह से वो भी उस चीज़ को वहाँ पे रोक देते हैं।
जिसके बाद वो भी डुबकी लगा के उसके अंदर में जाना शुरू कर दिए। और इतनी चीज़ों को देखकर यहाँ पे कोई और ऑब्जर्व करे या फिर ना करे, मैंने ऑब्जर्व कर लिया था कि ये शायद से किसी तरीके का ट्रायल है। एंड ऑफ कोर्स इसमें हम लोग के वालिन ने भी ट्रायल को ऑब्जर्व कर लिया था कि जिसको भी उसके अंदर में जाना है उसको पहले इस स्वॉर्ड स्लैश को रोकना पड़ेगा, अपनी काबिलियत को साबित करना होगा। एंड इसी दौरान वहाँ पे जी शिन और ज़ोउ होता है, वो लोग चुपके से अंदर जाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन उसने जब उसके ऊपर में हमला किया तो वो दोनों उस सी के बाहर आ जाते हैं। मतलब यहाँ पे चालाकी उनकी नहीं चली। वो लोग बाहर आने के बाद पीछे की तरफ हट गए, काफ़ी ज़्यादा पीछे। मतलब हमें इस लफड़े से दूर ही रहना, इस तरीके का सीन था। उनके पीछे हटने के बाद यहाँ पे सिर्फ 3 ही कल्टिवेटर्स बचे थे, जिनमें से सबसे पहला था हम लोगों का वांग लिन, उसके अलावा क्यानफंग और लियू में। ये तीनों थे। और मुझे पता तुम लोग सोचो कि वो मास्क वाला आदमी कहाँ है, तो पता नहीं, अभी तक नजर नहीं आया। इसी दौरान वहाँ पे क्यानफंग बोलता है वांग लिन से कि क्यों ना हम तीनों मिलके एक साथ इस स्वॉर्ड स्लैश को रोके, जिसके बाद हम तीनों आराम से स्प्लैश के अंदर में एंटर कर पाएंगे। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे वालिन एक ही बार में हाँ बोल देता है। मैं बस चौंक गया इस चीज़ को सुनकर, क्योंकि वालिन वहाँ पे सोचता समझता भी नहीं है, बल्कि उसने हाँ बोल दिया। वालिन को ऑलरेडी पता था कि ये एक तरीके का ट्रायल है और इस ट्रायल को पार करने के बाद ही हम लोग उसके अंदर एंटर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक और स्मार्टेस्ट वाली चीज़ है, जो कि वालिन के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। वालिन ने जैसे यहाँ पर हाँ कहा, वालिन अच्छे तरीके से जानता था कि ये जो हमला आ रहा है वो एक्चुअली में एक लेट एक्सीडेंट कल्टीवेटर के आसपास की पावर्स को पोजेस करता है, जिसका मतलब वालिन इस चीज़ को अकेला रोक दे पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सके कि इन तीनों की मदद से वो आराम से इस चीज़ को रोक दें। इसके बाद जब वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, तब यहाँ पे क्यानफंग बोलता है, तो मैं और लियू में दोनों सामने की तरफ में रहेंगे, तुम पीछे की तरफ से हमें बैकअप देना, ताकि हम लोग सभी मिलकर इस चीज़ को रोक दें। तो वालिन इस चीज़ के लिए धक्कार देता है। उसने सीधा बोल दिया कि आगे की तरफ तुम दोनों नहीं, बल्कि मैं रहूंगा। वालिन ने ऐसा यहाँ पर इसलिए कहा क्योंकि उसने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया, जो कि आपको थोड़ी देर में मालूम चल जाएगा। इसी दौरान यहाँ पे वालिन आगे की तरफ रहता है, क्यानफंग और लियू में पीछे की तरफ में। वो हमला आता है, वालिन उसको रोकने का शुरू करने ही वाला था, जस्ट वो डिसेंड कर ही रहा था कि उसका जो प्रेशर था उसकी वजह से वालिन वहाँ पे इंजर्ड होना शुरू हो गया। वालिन इस चीज़ को रोकने का ट्राई कर रहा है, अब वो धीरे धीरे करके डिसेंड होता जा रहा है। इस दौरान तक यहाँ पे क्यानफंग के मन में चुल मचती है। पता है कमीना है, पैदाइशी है, सब चीज़ें हैं, जिस वजह से उसके मन में चुल मची और वो सोचता है कि मैं इससे बाद में भी निपट सकता हूँ, क्योंकि मास्टर ने मुझे ऐसी कई सारी पावरफुल वेपन्स दी है जिसकी मदद से मैं ऐसे हम लोगों को तो रोक ही पाऊंगा। तो क्यों ना फिलहाल इस मौके का फ़ायदा उठा के मैं वांग लिन को ही निपटा दूँ। ब्रदर वांग लिन, तुम रुको, मैं आता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और ऐसे करके वो उसकी तरफ में बढ़ने लगा। जैसे ही वो उसके पास में जाकर थोड़ा सा भी खुराफाती दिमाग लगा के उसे फंसाता, उससे पहले वांग लिन उसे फंसा देता है। वांग लिन वहाँ पे फटाक से हटता है, क्यानफंग की तरफ में वो जो स्वॉर्ड स्लैश था सीधा घूम गया। और पता है क्यानफंग के साथ साथ तुम लोग भी कंफ्यूज हो, तो मैं बता देता हूँ। जब वहाँ पे उस ओल्ड मैन और मंकी के ऊपर में हमला हुआ, तब वो दोनों ऑलमोस्ट 100 फीट के रेडियस के अंदर थे, जिस वजह से उस बर्ली मैन, मतलब वो जो आर्मर्ड मैन है, उसने उन दोनों को इकट्ठा एक माना, जिस वजह से उन दोनों के ऊपर में सिर्फ एक ही हमला किया। यिनकेज़ी अकेला था, उसके ऊपर मेघाला किया, जिस वजह से वालिन जानता था कि अगर हम लोग 100 फीट के अंदर में रहेंगे तो हमारे ऊपर में एक ही हमला होगा, हमें एक माना जाएगा। जिस वजह से वालिन वहाँ पे जब अकेला था, तब वालिन के ऊपर में हमला आता है, और जैसे क्यानफंग उसके पास में बढ़ा, उसी दौरान वो दोनों एक इकट्ठा बन गए। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वालिन वहाँ से पीछे हट जाता है, जिसके बाद स्वॉर्ड स्लैश के बिल्कुल पास में जो होगा वो स्लैश उसी के ऊपर में वार करेगी। जिस वजह से क्यानफंग जैसे उसके रेडियस में आता है और वालिन उसके रेडियस से दूर जाता है, तो वो सीधा हमला क्यानफंग की तरफ बढ़ गया। इस चीज़ को देखकर क्यानफंग बिल्कुल शॉक्ड, वो वहाँ पे उस चीज़ को सप्रेस और रोकने का ट्राई कर रहा था, तब इसी दौरान वालिन दूर हट गया। तुमको क्या लगता है कि वो बर्ली मैन इतना बेवकूफ़ है, मतलब वो आर्मर्ड मैन, कि वो वालिन को ऐसे ही जाने देगा? जैसे वो उसके 100 फीट के रेडियस से दूर जाता है, उसी दौरान उसने वालिन के ऊपर में एक और हमला कर दिया। और तुम्हें पता है कि वालिन स्मार्ट है, इस चीज़ का भी बैकअप उसके पास था। वो ऑलरेडी ल्यूमे के पास पहुंच चुका था। मतलब क्या, ल्यूमे और वालिन दोनों एक पैर है, मतलब दोनों के ऊपर में एक ही हमला होगा। एंड ऑफ कोर्स उनके ऊपर में फिर से हमला होता है, और वालिन इस दौरान यहाँ पे ल्यूमे को फंसा देता है। ल्यूमे को फंसाने के बाद ल्यूमे अब उस चीज़ को रोक रही है, यहाँ पे क्यानफंग उस चीज़ को रोक रहा है, और तो वालिन इसे भी फंसाकर सीधा उस सी की तरफ में भागना शुरू कर दिया। एंड ऑफ कोर्स फिर से वो आर्मर्ड मैन वाली को ऐसे जाने तो नहीं देगा, जिस वजह से उसने वाली के ऊपर में फिर एक तेज स्लैश मारा। अब ये जो स्लैश था वो काफ़ी तेज़ी से वालिन की तरफ बढ़ रहा था, तब तक वालिन उस सी के अंदर में डुबकी लगा चुका है। वालिन जा रहा है, पीछे उसका स्लैश जा रहा है, वालिन जा रहा है, उस पीछे उसका स्लैश जा रहा है। ऐसे करते करते तकरीबन उन दोनों के बीच में काफ़ी तेज़ रेस चल रही थी। वालिन से जस्ट कुछ ही फीट दूर, मतलब तकरीबन 1000 फीट दूर ही था वो स्लैश। अगर एक बार उसे लगता तो वालिन निपट जाता, स्टोरी खत्म रहने के मॉडल की यहीं पर। लेकिन तुम्हें पता है कि वालिन के पास में सभी तरीके के जुगाड़ रहते हैं। जैसे वो 900, 800 और 700 फीट के आसपास आता ही है, तब तक वालिन उस पैलेस के लगभग पास पहुंच चुका था। इसी दौरान वहाँ पे वालिन ने निकाला ज़ोई का पगोडा। उस पगोडे
घोड़े के अंदर में इनिशियल एसिड एंड एसेंस है, जिसकी मदद से वान लिन ने उस चीज को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया और उसको पॉज मिलते ही वान लिन तब तक उस पैलेस के अंदर एंटर कर जाता है। एंड जैसे ही वान लिन उसके अंदर एंटर किया तो वहाँ पे वो जो स्लैश था पूरी तरीके से गायब हो गया, जिसके बाद वान लिन वहाँ पे राहत की सांस लेता है। लेकिन तुम्हें पता है कि जब वो स्लैश किसी भी कल्टीवेटर से थोड़ा भी दूर रहता है तो उसे डैमेज करता है। एंड ऑफ कोर्स वान लिन ने यहाँ पे 3-3 स्लैशेस को झेला, मतलब कितनी हालत खराब होगी। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो सीधा जाके पैलेस में बैठ गया। बैठने के बाद उसने कई सारे सेलेस्टियल जेड्स को निकाला और उसे अब्जॉर्ब करने के बाद वो एक राहत की सांस लेता है, उसकी जान में जान आई। सो इसी के साथ वान लिन हम लोग का उस पैलेस के अंदर में एंटर कर चुका है। तो उस पैलेस के अंदर में काफ़ी बड़े बड़े कांड होने वाले हैं, पता है। तो उस बारे में जानने के लिए आप लोग को पता है क्या करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर में चोरी चकारी का सीन चलने वाला है मे बी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग ये एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर अच्छी लगी है तो उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।